नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज जानते हैं डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में और समझते हैं हिंदुस्तान में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 1/5वां हिस्सा लगभग 20% जो विद्युत ऊर्जा की खपत है वो जिस डोमेस्टिक सेक्टर में होती है उसमें ऊर्जा बचत की क्या संभावनाएं हैं और इस पार्ट 1 वीडियो में जानते हैं डोमेस्टिक सेक्टर में लाइटिंग, वाटर हीटिंग और वाटर पंपिंग के अलावा कुकिंग और वेंटिलेशन में क्या एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसी सीरीज की पार्ट 2 वीडियो में रिमेनिंग पार्ट जो डोमेस्टिक सेक्टर के होते हैं उनमें एनर्जी कंजर्वेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पार्ट 1 लर्निंग वीडियो एनर्जी कंजर्वेशन इन डोमेस्टिक सेक्टर। ऊर्जा इन दिनों एक बहुत कीमती और दुर्लभ प्रकृति का संसाधन बन गया है। जो ऊर्जा की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या बढ़ना, औद्योगिकरण होना, शहरीकरण और जीवन स्तर में जो ऊंचाइयां आई हैं उन सभी के कारण हमारी ऊर्जा की खपत और मांग बढ़ रही है। ऐसी स्थितियों में ऊर्जा का ज्यादा दक्ष तरीके से उपयोग करना, हमारी ऊर्जा उपयोग के तौर तरीकों में सुधार करना, बदलाव करना एक सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है हमारी ऊर्जा की बढ़ती मांग और घटती सप्लाई में मिलान करने का। साथ ही साथ जब हम ऊर्जा का दक्ष उपयोग करेंगे, हमारी ऊर्जा कंजम्पशन में सही तरीके से सुधार करेंगे तो इन सब से पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें भी कमी आएगी, हमारा कार्बन का उत्सर्जन घटेगा और हमारा पर्यावरण रहने के लिए ज्यादा लाभप्रद स्थितियों में आ जाएगा। जो 2015 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सभी देशों ने यह सहमति जताई थी कि हम ग्रीन हाउस गैसेज जो वैश्विक ताप वृद्धि के कारण है उन गैसों के उत्सर्जन को तेजी से घटाएंगे ताकि हम इस धरती पर जो ताप की वृद्धि है वो औद्योगिकरण से पहले जो स्थितियां थी उनसे केवल 2 डिग्री ऊपर की स्थितियों तक ही सीमित कर दें और जो ताप इन दिनों लगातार बढ़ रहा है उसके बढ़ने की रफ्तार को रोक के और बढ़त को सीमित कर दें ताकि हमारे जीवन को विविध प्रकार के जो पर्यावरण प्रदूषण से खतरे होने वाले हैं उनसे बचाव हो सके। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा खपत में सबसे बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र का है। एग्रीकल्चर का हिस्सा भी अच्छा है लेकिन एग्रीकल्चर से कुछ अधिक और दूसरे नंबर पे ये हिस्सेदारी डोमेस्टिक सेक्टर घरेलू क्षेत्र की है और उस जैसे ही विद्युत उपभोग कॉमर्शियल व्यावसायिक क्षेत्र में लगभग 8% है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल और डोमेस्टिक सेक्टर क्रमशः 8 और 22% कुल विद्युत ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है वो ऊर्जा का उपयोग प्रकाश व्यवस्थाएं करने में, वेंटिलेशन हवाओं का संचार बनाने में, जो स्पेस जिसमें मानव निवास करते हैं या गतिविधियां करते हैं उसकी हीटिंग या कूलिंग में, वाटर की हीटिंग में, घरों में कुकिंग में और जो दूसरे हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और गैजेट चलाते हैं उन्हें चलाने में हम ऊर्जा का उपभोग करते हैं। भारत में सभी क्षेत्रों में जो हमारी पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी तुलना में ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है और ये स्पष्ट बता रहा है कि भारत में हम ऊर्जा को बहुत अकुशल तरीके से, इनएफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः भारत में सभी क्षेत्रों में, न केवल उद्योगों में, डोमेस्टिक सेक्टर में भी ऊर्जा बचाने की काफी बड़ी संभावनाएं हैं। ऊर्जा में बचत या एनर्जी कंजर्वेशन एक बहुत जागरूकता से रणनीति पूर्वक ऊर्जा का ऐसा उपयोग है जो हमारी पर यूनिट आउटपुट जो हमें चाहिए उसके लिए ऊर्जा की मांग को घटा देगा। अगर हम सफलता पूर्वक एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो न केवल हम ऊर्जा लागतों को घटा सकते हैं, हम ज्यादा बेहतरीन ऊर्जा उपभोग से हमारे रहने की स्थितियों को भी ज्यादा खुशनुमा बना सकते हैं और पर्यावरण पर बुरे असरों को घटाकर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के जो दुष्परिणाम है उन्हें भी रोक सकते हैं। ध्यान रहे, ऊर्जा संरक्षण का, एनर्जी कंजर्वेशन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच में एक इस तरह का मिलान बनाना है कि हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो टिकाऊ रूप से पूरी हो सके, ऊर्जा का संकट इस दुनिया से दूर हो सके। तो हम सस्टेनेबल एनर्जी की स्थितियों को पाने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहते हैं ताकि जो फॉसिल फ्यूल का कम उपलब्ध होना हमारी भावी जीवन की असुरक्षा ना बने। जिस ऊर्जा इकाई की बचत हम कर लेते हैं उसे हमें उत्पादित नहीं करना होता, उसे संचय और स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो जो इन प्रक्रियाओं में इनहेरेंट लॉसेज हैं उन्हें भी हम रोक लेते हैं। तो 1 यूनिट ऊर्जा का बचत 1 यूनिट उत्पादन से भी ज्यादा बेहतर माना जाता है।
है और यही हमारी एफिशिएंसी फर्स्ट का मूल आधार है। जो ऊर्जा दक्षता है वो इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करना है ताकि समान कार्यों के करते समय हमें ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कम हो जावे। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन न केवल एनर्जी एफिशिएंसी की सारी अवधारणाओं का इस्तेमाल करता है, वो इससे आगे जाता है। इसमें हम ऊर्जा के एक विकल्प के बजाय दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करना, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, और हम जीवाश्म ईंधन की बजाय सोलर फोटोवोल्टाइक या पवन ऊर्जा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो न केवल प्रदूषण को कम करेगी, सस्टेनेबल भी रहेंगी। हम इस तरह के इक्विपमेंट को स्थापित कर सकते हैं जिससे हमारी उपभोगों में रिसाइकलिंग हो जाए। ऐसी रिट्रोफिटिंग कर सकते हैं जो हमारी ऊर्जा खपत को कम कर दे। कुछ हमारे उपभोग को हम पूरी तरह से बदल सकते हैं, जैसे कि हम कन्वेंशनल जो लैंप हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी बजाय एलईडी लैंप जो ज्यादा ऊर्जा कुशल हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी प्रक्रिया में ऊर्जा व्यर्थ जा रही है उसका वापसी करके हम उपभोग कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी क्रिया विधियां ऊर्जा संरक्षण विधियां कही जा सकती हैं। तो ऊर्जा दक्षता के साथ साथ दूसरे उपाय जिनसे हमारी ऊर्जा संकट की जो स्थितियां हैं और पर्यावरण प्रदूषण है उससे रक्षा हो सके, वो एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ऊर्जा का अत्यधिक तीव्रता से इस्तेमाल होता है उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लागू किया और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को एक संवैधानिक संस्था के तौर पे पूरे भारत में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने 1 मार्च 2002 से अपना काम शुरू किया। जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है वो एक नियामक अनिवार्यता प्रदान करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को कि वो इक्विपमेंट के मानकीकरण को देखे और उनमें ऊर्जा खपत को लेबल करे, उनको अलग अलग स्तरों पर परिभाषित करे और ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी व्यावसायिक और सरकारी भवनों में जहां बहुत अधिक ऊर्जा की खपत है उनके लिए ऊर्जा संरक्षण का भवन नियमावली एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स को बनाए और सभी ऊर्जा सघनता वाली उद्योगों में और बड़े व्यावसायिक भवनों में तयशुदा ऑडिटर की मदद से नियमित रूप से एनर्जी ऑडिट को करवाए। साथ ही साथ भारतीय बाजार में जो ऊर्जा अकुशल उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है उसे बाजार से बाहर करने के लिए उनके निर्माण और बिक्री पे रोक लगाने का काम भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है। भारत में ECBC कोड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड उन व्यावसायिक भवनों और व्यावसायिक परिसरों पर लागू होगा जिनमें कुल कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या इससे ज्यादा हो या उनकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 120 kVA या इससे ज्यादा हो। जो भारत में लागू एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC है वो भवन के विन्यास, उसमें जो विशेष प्रकार की बेहतरीन डिजाइन प्रैक्टिसेज और तकनीकों का ऐसा समावेश है जो भवन में ऊर्जा उपभोग को तो घटाएगा लेकिन भवन में रहने वाले निवासियों के आराम और उत्पादकता को प्रभावित नहीं करेगा। और हमारा ECBC कोड है वो अलग अलग क्लाइमेट जोन के लिए अलग अलग प्रकार की डिजाइन प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज का समावेश करता है। जब हम सही तरीके की डिजाइन से भवन का निर्माण करते हैं और भवन में ऊर्जा दक्ष व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम भवन में ऊर्जा की उपभोग को घटा सकते हैं और भवन में जो हमारे कंफर्ट के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी प्रभावित नहीं होंगे। भारत में ECBC कोड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का निर्माण ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया गया है और वो समय समय पर इसमें सुधार और विस्तार भी कर रही है। और पूरे देश में ECBC को लागू करने प्रवर्तन का जो कार्य है वो राज्य सरकारों के तहत जो शहरी स्थानीय निकाय है उनकी जिम्मेदारी है। भारत में ECBC कोड है वो एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को 3 लेवल में परिभाषित करता है और ऊर्जा दक्षताओं के बढ़ते क्रम में इन भवनों को हम एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाली ECBC कैटेगरी, एक ECBC प्लस कैटेगरी और एक सुपर ECBC कैटेगरी की बिल्डिंग के बतौर पे रख सकते हैं। यहाँ जो ECBC है वो कुछ मैंडेटरी अनिवार्य ऊर्जा दक्ष पैमानों की पालना करना सुनिश्चित करता है और उनसे बेहतर जो परिणाम है ECBC प्लस और सुपर ECB वो ऐच्छिक किसी भवन निर्माता की परफॉर्मेंस को इंगित करते हैं। जो हमारे एनर्जी एफिशिएंसी के ये जो
लेवल हैं ECBC, ECBC प्लस और सुपर ECBC, ये लेवल किसी भी भवन के बारे में ये जानकारी प्रदान करते हैं कि उसकी ऊर्जा दक्षता के जो मानक हैं वो किस प्रकार पालना हो रही है, और ये ECBC मानक हैं वो किसी दूसरे भवन निर्माताओं को तुलना करने के लिए बेंचमार्क भी प्रदान करते हैं, और हमारी सारी कंस्ट्रक्शन और डिजाइन स्ट्रेटजीज को इस तरह से निर्धारण करते हैं कि भवन में ऊर्जा दक्षताओं को बढ़ावा मिले। एक घरेलू क्षेत्र का उपभोक्ता, डोमेस्टिक सेक्टर का जो कंज्यूमर है, वो ऊर्जा का उपभोग लाइटिंग में, प्रकाश संयोजनों में, वेंटिलेशन में, स्पेस की हीटिंग या कूलिंग में, नहाने और दूसरे उपयोग के लिए वाटर हीटिंग में, कुकिंग की एप्लीकेशंस में, और बहुत सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के, एंटरटेनमेंट और कंप्यूटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें चलाने में, दूसरे उपकरण चलाने में, घर में वॉशिंग मशीन्स और दूसरी जो मशीनें हैं उन्हें चलाने में इस्तेमाल करता है। हम इस लर्निंग वीडियो में जानेंगे लाइटिंग सेक्टर में जो 14-15% कुल ऊर्जा का उपभोग होता है उसमें बचत की क्या संभावनाएं हैं। हम वाटर की लिफ्टिंग और हीटिंग में जो घरों में वाटर पंप और गीजर्स का इस्तेमाल करते हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल करें कि ऊर्जा दक्षताओं को बढ़ाया जा सकता है और ऊर्जा की बचत की जा सकती है। भवन में हवाओं के संचार व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए जो सीलिंग फैन और टेबल फैन का इस्तेमाल किया जाता है उनमें ऊर्जा की बचत कैसे की जा सकती है ये समझेंगे। जो स्पेस हीटिंग और कूलिंग है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी एप्लीकेशन में जो ऊर्जा बचत है उन्हें हम एक दूसरी वीडियो में समझेंगे। लाइटिंग सेक्टर में ऊर्जा बचत करने के लिए घर की डिजाइन को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम जो प्राकृतिक सनलाइट है दिन में जो उपलब्ध होती है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, और डायरेक्ट सनलाइट से ग्लेयर और हीटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए हम विशेष तरह की ग्लास पैनलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक घरेलू ऊर्जा उपभोक्ता अपने व्यवहार और ऊर्जा उपभोग के नजरिए में परिवर्तन करके भी भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत कर सकता है। जब हम कमरे से बाहर हैं और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है तो हमें लाइट और दूसरे पावर के इक्विपमेंट्स को बंद कर देना चाहिए, और एक घर में जब आवश्यकता नहीं हो तो हमें जो सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए जो मूल लाइट चाहिए उसके अलावा हम सारी लाइटों को ऊर्जा बचत के लिए बंद कर सकते हैं। इन दिनों हम स्वचालित तरीकों से इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मानवीय उपस्थिति को, इंफ्रारेड रेडिएशन जो मानव शरीर एमिट करता है उनको महसूस करके किसी मानवीय शरीर की उपस्थिति में लाइट को अपने आप स्वतः चालू कर सकता है, और व्यक्तियों के कमरे से, कक्ष से बाहर जाने पे उन्हें स्वचालित तरीके से बंद कर सकता है। हम गति के आधार पे मोशन सेंसर जो काम करते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। समय के अनुसार काम करने वाले ऑटोमेटिक टाइमर का इस्तेमाल भी हम ऑन और ऑफ के लिए करके लाइटिंग सर्किट्स में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। लाइटिंग सेक्टर में ऊर्जा बचत के लिए हमें ऊर्जा कुशल LED लैंप्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो न केवल अधिक जीवन काल रखते हैं, वो 100 ल्यूमन पर वॉट जैसी लाइट आउटपुट जिसमें बहुत बेहतरीन कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टीज हैं वो एमिट करते हैं, तो वो कम ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और अधिक रोशनियां अवेलेबल कराएंगे। हमें अगर किसी विशिष्ट कार्य के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत है, जैसे स्टडी टेबल पे हमें 300 लक्स से 400 लक्स के बराबर ल्यूमन लेवल चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम पूरे रूम में जनरल लाइटिंग हायर लेवल की न रखते हुए जनरल लाइटिंग को टास्क लाइटिंग से आधा या 1/3 रखते हुए केवल कार्य विशेष के क्षेत्र में हम प्रकाश के प्रदीपन के स्तर को आवश्यक अधिक मानकर रख सकते हैं, और ऐसी डिजाइन से हम बहुत इफेक्टिव तरीके से एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। हमें कक्षों में जो दीवारें और छत हैं उनको लाइट कलर से रंगना चाहिए ताकि वो अच्छे परावर्तक की तौर पे काम करें, और डायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए ताकि हमें कार्य क्षेत्र पे अधिक मात्रा में लक्स ल्यूमन भी प्राप्त हो जाए और लैंप को ज्यादा वोल्टेज का नहीं लेना हो। हमें समय समय पे हमारे जो लाइट के सोर्स हैं और उनके जो फिक्सचर्स हैं उन्हें डस्ट और डर्ट से साफ कर लेना चाहिए ताकि उनका ल्यूमन आउटपुट कार्य क्षेत्र पे कम ना पहुंचे। अलग अलग जलवायु, मौसम की स्थिति और घर में रहने वाले लोगों के जीवन व्यवहार के अनुसार पानी को गर्म करने की ऊर्जा खपत अलग अलग हो सकती है। जो पानी को गर्म करने की आवश्यकताएं हैं उनमें जो ऊर्जा की खपत होती है गैस या बिजली के तौर
पे, उसे कम कर सकते हैं अगर हम अपने व्यवहार में कुछ एडजस्टमेंट समझौते करें। जैसे हम नहाने के लिए गीजर के पानी को शॉवर के तौर पे इस्तेमाल करने के बजाय गर्म पानी को एक बकेट में, बाल्टी में अगर मिलाकर इस्तेमाल करें तो हम कम पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से ऊर्जा की उपभोग की मात्रा घटेगी। एक घर में पानी को गर्म करने के लिए जिस गीजर का इस्तेमाल किया जाता है उसका आकार सही प्रकार का होना चाहिए और वो सही तौर पे ऊर्जा दक्ष प्रकृति का होना चाहिए। जैसे बी का 5 स्टार रेटेड जो गीजर होगा उसकी ऊर्जा खपत किसी दूसरे गीजर की तुलना में कम होगी। और अगर एक घर में 4 से 6 सदस्य हैं तो ऐसे घर में अगर हम एक 20 लीटर का स्टोरेज वाटर गीजर लगाते हैं तो वो पर्याप्त रहता है। जब हम गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो गीजर की जो थर्मोस्टेट सेटिंग्स हैं उसे हम एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे 45 से 50 डिग्री के आसपास कम तापमान पर रख सकते हैं, जिस पानी का उपभोग हम सीधे नहाने के लिए कर सकते हैं। अगर हम इस थर्मोस्टेट सेटिंग को हायर टेम्परेचर कंडीशंस पर लेते हैं तो वातावरण में जो हीट डेसिपेशन से लॉसेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं और हमारी ऊर्जा उपभोग की मात्रा बढ़ जाती है। हमें एक वाटर गीजर को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे बिना इस्तेमाल के दौरान लंबे समय तक ऑन रखना एनर्जी लॉस को बढ़ाना है। गीजर की सारी बॉडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए और जो हॉट वाटर की लाइंस हैं उन्हें भी इंसुलेट रखना चाहिए ताकि हमारा हीट डेसिपेशन से लॉसेज नहीं हो। और अगर हम बिजली या गैस की ऊर्जा खपत को रोकना चाहते हैं तो बिल्डिंग्स में हमें सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स को लगा लेना चाहिए ताकि हमारी पानी की गर्म करने की जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए और हमें बिजली या गैस का इस्तेमाल ना करना पड़े। अलग अलग प्रकार के जीवन शैली और इनकम ग्रुप होने के आधार पे एक घर में खाना पकाने में जो ऊर्जा का हम उपभोग करते हैं वो कुल ऊर्जा उपभोग का 1/4 से 1/6 हिस्सा हो सकता है। अगर खाना बनाने की जो गतिविधियां हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, इन्हें सुनियोजित कर लिया जाए तो हम कुल ऊर्जा जो कुकिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 20% तक बचत कर सकते हैं। हमें खाने पकाने के लिए चौड़े और मोटे पैंदे वाले ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके ऊपर ढक्कन लिड भी लगी हुई हो। जब हम कुकिंग शुरू करते हैं तो खाना पकाने की शुरुआती स्टेज में हम फ्लेम को अधिक तेज नीली रोशनी पे रख सकते हैं ताकि खाना पकाने के समय को कुछ कम किया जा सके। जब हमारा तरल पदार्थ उबलने लगे तो हमें गैस की लो को कम कर देना चाहिए। इससे खाना पकाने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। पकने से खाने का स्वाद और पौष्टिक अंश ज्यादा बेहतर रहेगा और हमारी ऊर्जा खपत भी कम होगी। तो हमें एक मध्यम या कम ज्वाला के साथ सिमर कंडीशंस में खाने को देर तक पकाना चाहिए। अगर हमारे गैस के बर्नर पे पीली आभा के साथ ज्वाला आती है तो वो बता रही है कि यहाँ बर्नर में कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स हैं और हमें अगर सही तरीके से बर्नर का रख रखाव कर लेंगे तो हमारी ज्वाला गैस के पूरे कंबशन को प्रभावी रूप से करने की स्थितियां बताते हुए नीली आभा के साथ ज्वाला बन जाएगी। तो हमें इनएफिशिएंट बर्नर्स का इस्तेमाल नहीं करना है और रेगुलर मेंटेनेंस से एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है। अगर हम खाद्यान्न और दालों को पानी में भिगोकर कुकिंग करते हैं तो हमारी ऊर्जा खपत में निश्चित रूप से बचत आती है। और जब हम खाना बनाते हैं तो खाना पकाने के लिए खाद्यान्न के साथ जो पानी की मात्रा है वो पर्याप्त और सही रूप में लेनी चाहिए। एक प्रेशर कुकर में जब हम ठोस प्रकृति का कोई पदार्थ कुक कर रहे हैं तो कुकर को 2/3 अंश तक भरा जा सकता है और अगर हम तरल पदार्थ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आधा भरकर कुकिंग की जा सकती है। हम जब खाना बनाते हैं तो किसी ओवन में या किसी दूसरे हीट यूटेंसिल्स में भोजन की जितनी मात्रा हो सकती है वो सारी एक साथ लेके कुकिंग करना चाहिए ताकि हमें बार बार हीट करने के जो लॉसेज हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। हमारी जीवन शैली में और व्यवहार में बदलाव करके अगर सभी लोग एक साथ खाना खाएं तो हमें बार बार खाने को गर्म करने में जो ऊर्जा की व्यय होती है उसे रोका जा सकता है। अगर खाना पकाने के लिए किसी भी प्रकार के ओवन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी जो सेल्स होती हैं उन्हें हीटिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले जैसी जरूरत हो उस तरह से रीअरेंज कर लेना चाहिए। हमें बेकिंग और दूसरे कार्यों के लिए किसी प्री हीटिंग की आवश्यकता हो सकती है तो ओवन में जो प्री हीट टाइम पीरियड है उसे ऑप्टिमम सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हमें प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग में कुल मिलाकर टोटल हीट कम देनी पड़े। एक माइक्रोवेव ओवन किसी सामान्य दूसरे ओवन या गैस के स्टोव
की तुलना में या इलेक्ट्रिक स्टोव की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है। तो अगर पके हुए खाने को गर्म करना है तो अगर हम माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से ऊर्जा की बचत होती है। एक माइक्रोवेव ओवन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर काम करता है और अगर भोज्य सामग्री में मॉइस्चर नमी की उपस्थिति है तो नमी में परावैद्युतांक स्थिरांक अधिक होने पर अधिक मात्रा में अधिक कुशलता के साथ ऊष्मा का उत्पादन होने से कुकिंग बेहतर होगी। एक माइक्रोवेव ओवन जो रेडिएशन भेजता है वो बाहर से फूड स्टफ में अंदर तक पेनिट्रेट करके हीटिंग करती है। तो वो जो मोटे और बड़े आकार के फूड स्टफ होते हैं उन्हें हमें माइक्रोवेव ट्रे पे बाहर की तरफ रखना चाहिए ताकि उनकी कुकिंग ज्यादा बेहतर हो सके। कम आय वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं में लाइटिंग के बाद जो छत के या टेबल के पंखों के द्वारा एयर सर्कुलेशन होता है वो दूसरा सबसे बड़ा लोड हो सकता है। तो हमें अगर पंखों में ऊर्जा खपत को रोकना है तो पंखों को रेगुलरली मेंटेन रखना चाहिए। उनमें बियरिंग और कैपेसिटर समय समय पे अगर बदलाव की जरूरत हो तो बदल लेने चाहिए। हम जब पंखे में गति का परिवर्तन कर रहे हैं तो कन्वेंशनल प्रतिरोध वाले नियंत्रक की बजाय आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक रेगुलेटर का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा ऊर्जा दक्ष तरीके से पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम गर्मी में हीट का मुकाबला कर रहे हैं तो एयर कंडीशनर की बजाय हम अगर पंखों का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो छत के हों या टेबल के हों तो हम भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, क्योंकि एक छत का या टेबल का पंखा एयर कंडीशनर की तुलना में काफी कम ऊर्जा की खपत करता है। जब हम एक कमरे में छत का पंखा लगाते हैं तो इसकी ब्लेड्स की पोजीशन छत से कम 1 फीट और ऑप्टिमम रूप में 2 फीट होनी चाहिए और कार्यस्थल से इसकी अगर ब्लेड की ऊंचाइयां 7 फीट रहे तो पंखे की हवा का वितरण ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। और इस तरह से माउंट किए हुए जो छत के पंखे हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें अगर हम एनर्जी एफिशिएंट बी की 4 या 5 स्टार रेटिंग के अगर इस्तेमाल करेंगे या आधुनिक ब्रशलेस डीसी मोटर के जो पंखे आ रहे हैं BLDC फैंस उनका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा दक्षताओं में वृद्धि होगी और हम कुल ऊर्जा बिल जो हमारा बिजली का बन रहा है उसमें कटौती कर पाएंगे। हम घर में कुकिंग के दौरान जब ग्राइंडिंग करते हैं मिक्सर में या ग्राइंडर में या हमारे फूड प्रोसेसर में तो हमें सूखी ग्राइंडिंग के बजाय उस पदार्थ को गीला करके ग्राइंडिंग करनी चाहिए। तो हमारा ग्राइंडिंग का समय और ऊर्जा की मात्रा दोनों कम हो जाएंगी। हमें अपना जीवन व्यवहार बदल के पर्सनल ड्राइविंग को कम रखना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम जो ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल की कंजम्पशंस कर रहे हैं उसमें काफी कमी की जा सकती है। घरों में पानी को ऊंची टंकी तक पहुंचाने का पंपिंग लोड भी एक अच्छा इलेक्ट्रिक लोड होता है और हमें पंपिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंट वाटर पंप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सक्शन पाइप में नीचे जो फुटवॉल्व हैं उन्हें एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन के ज्यादा काट क्षेत्रफल और कम घर्षण वाले इस्तेमाल करने चाहिए। हमारी पाइपलाइन में रिजिड PVC पाइपलाइंस का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बैंड स्मूथ हो और पाइप का क्रॉस सेक्शन पर्याप्त चौड़ा हो। जब हम डोमेस्टिक नीड के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पंप का इस्तेमाल हमारी जो पीक लोड कंडीशंस होती हैं शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच में वहां वाटर पंप का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए और वाटर पंप को ऑफ पीक आवर में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम हायर हेड पे जो टैंक है उसमें स्टोरेज का वाटर भी पहुंचा देंगे और हमारी सिस्टम पीक में भी वाटर पंप के लोड का एडिशन नहीं होगा। जब हम वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन बियरिंग सिस्टम जो इम्पेलर की हाउसिंग का सेक्शन है उसे रेगुलरली मेंटेन रखना चाहिए। हमारे घरों में जो हाई हेड पे वाटर टैंक है वो ओवरफ्लो करता रहता है और ये हमारी एक कॉमन ऊर्जा अपव्यय है, क्योंकि घरों में ऑटोमेटिक जो वाटर लेवल कंट्रोलर पंप के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि अगर ज्यादा अच्छा रख रखाव के तौर तरीके हों, हाउसकीपिंग को बेहतर कर दिया जाए और हम ज्यादा ऊर्जा दक्ष इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रण करें, अपने जीवन व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर लें तो डोमेस्टिक सेक्टर में 35 से 40% विद्युत ऊर्जा में बचत की जा सकती है। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो में घरेलू लाइटिंग, वेंटिलेशन, वाटर लिफ्टिंग, वाटर हीटिंग और कुकिंग में ऊर्जा बचत किस तरह से की जा सकती है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी सीरीज में डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन की पार्ट 2 लर्निंग वीडियो से आपकी विषय समझ और बेहतर बने। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इन लर्निंग मटेरियल के
के नोट्स पाने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।